नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान और नरेश दोनों एक खुले मैदान में फाइट करने चले जाते हैं। दोनों के बीच में टक्कर की फाइट चल रही होती है, पर आहान थोड़े दिसद्वान तेज में होता है। तभी अचानक से वहां पर सुहाना का भाई ऋषभ आता है, जो नरेश से फाइट करना शुरू करता है। नरेश थक जाता है, इसलिए वो वहां से भागना चाहता है। वहीं आहान उस पर अटैक करने के लिए सही मौका तलाश रहा होता है। आहान उस वक्त का इंतजार कर रहा था जब नरेश भागने की कोशिश करेगा और वो मौका देखकर उस पर अपना सबसे पावरफुल अटैक करेगा। उसने ऋषभ से हाथ नहीं मिलाया था क्योंकि एक तो वो उसे जानता नहीं था और उसे उसके मकसद के बारे में नहीं पता था। दूसरा कारण ये था कि वो ऋषभ के स्टाइल को नहीं जानता था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसके मूवमेंट्स भी रेस्ट्रिक्ट हो जाए। जैसे ही नरेश वहां से भागने की कोशिश करने लगा, आहान भागकर उसके पास आया और उसकी छाती को एम करते हुए उसने एक पंच मारा। ये नरेश के लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था, इसलिए नरेश के पास इसका जवाब देने का कोई तरीका नहीं था। पंच सीधा उसकी छाती पर लगा था और बहुत ज्यादा पावरफुल भी था। उसे कुछ इंटरनल इंजरीज हुई थी, पर फिर भी उसमें इतनी ताकत नहीं बाकी थी कि वो वहां से जाए। नरेश ने अपना दर्द जाहिर नहीं किया और आहान से दूरी बनाकर रखी। आहान को इस बात ने बहुत हैरान कर दिया था, पर फिर भी उसने अपने आप को शांत किया और नरेश के पीछे भागने लगा। पर एक स्वॉर्ड अटैक ने उसके कदम रोक दिए थे। ऋषभ आहान को आगे बढ़े नहीं दे रहा था। दोनों ने 3 से 4 मूव्स एक्सचेंज किए, पर फिर आहान ने कहा, क्या कर रहे हो तुम? मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो? मैंने तुम्हारी मदद की और तुम ये कर रहे हो। ये सुनकर ऋषभ और बेचैन हो गया और उसने कहा, मैंने तुम्हारी मदद नहीं मांगी थी। ये तो शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें जान से मार नहीं रहा हूँ। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे उससे क्या खुन्नस थी। आहान ने मन में उसे गाली दी और सोचा, अजीब पागल है। वो ऋषभ को जानता भी नहीं था और ना ही उसकी वर्मा फैमिली से कोई दुश्मनी थी, फिर भी वो उसके साथ फाइट कर रहा था। अगर आहान को नरेश तक पहुंचना था तो उसे पहले ऋषभ से डील करना पड़ेगा। पर उसकी ऋषभ से कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा। आहा हेल्पलेसली वहां खड़ा था और नरेश को अपनी आंखों के सामने भागते हुए देख रहा था। नरेश के भागने के बाद वहां पर वो 4 लोग ही बचे थे। आहान ने अटैक नहीं किया था, इसलिए ऋषभ ने भी कुछ नहीं किया और वो जेनी और सुहाना के पास आ गया। जब वो उनकी तरफ आ रहा था तब जेनी ने पूछा, ये तुम्हें यहाँ से ले जाएगा? सुहाना ने बहुत कैजुअली जवाब दिया, लगता तो ऐसा ही है, पर मैं बहुत वक्त से उन लोगों से मिली नहीं हूँ। पता नहीं ये यहाँ क्यों आया है। जेनी ने कहा, तुम इसके साथ मत जाना। वैसे भी कितने सालों से तुम यहाँ अकेली रह रही हो। सुहाना ने कुछ नहीं कहा। वो ऋषभ को अपने पास आते हुए देख रही थी। जैसे ही ऋषभ वहां आया, उसने रूखी आवाज में कहा, सुहाना, मेरे साथ चलो। उसने जेनी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। सुहाना ऋषभ को बहुत जेंटली देख रही थी। उसने स्माइल किया और कहा, ओके। जब जेनी ने ये सुना तब उसने सुहाना को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने अपनी गर्दन नीचे कर ली। वो समझ गई थी कि चाहे सुहाना कितना भी बोल ले, पर वो अभी भी अपने परिवार के प्यार में बंधी हुई थी। वो उन दोनों को वहां से जाते हुए देख रही थी। तभी आहान जेनी के पास आया और उसने उसके कान में धीरे से कहा, तुम्हें मेरे सवालों के जवाब नहीं देने चाहिए। आहान की टोन बहुत फ्लैट थी, पर उसमें बहुत सारे सवाल थे। जेनी अचानक से उसकी तरफ मुड़ी और उसका बैलेंस बिगड़ने लगा। वो जोर से चिल्लाई, विराट सर। जेनी गिरने वाली थी, पर आहान ने उसे पकड़ लिया। आहान ने कहा, तुम बहुत वीक हो, पर इतनी भी नहीं कि बेहोश हो जाओ। मुझे तुम्हारे इरादे सही नहीं लग रहे हैं। इतना कहकर आहान ने उसे छोड़ दिया और वो जमीन पर गिर गई। जेनी ने कहा, मेरे इरादे चाहे कैसे भी हो, पर आपको तो मुझे गिरने नहीं देना चाहिए था। आप तो मुझे प्रोटेक्ट कर सकते थे। जेनी ने कहा और खड़ी हो गई। उसने अपनी ड्रेस झरकाई और कहा, विराट सर,
आप ऐसे क्यों हो? आहान ने कहा, मुझे तुम्हारे कैरेक्टर पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम कब किसको धोखा दे दो ये जानना इम्पॉसिबल है। जेनी ने नाराज होते हुए कहा, मैंने आपसे एक बार भी झूठ नहीं बोला है और ना ही कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आप मुझ पर भरोसा न करो। आहान ने सोचा कि जेनी सच कह रही थी। उसने कभी भी आहान के सामने कोई झूठ नहीं बोला था। पर फिर उसे वो पर्ल याद आया और उसने कहा, अगर तुम्हें मुझसे कभी झूठ नहीं बोला है तो फिर ये क्या है? अपने पॉकेट से पर्ल निकालते हुए आहान ने पूछा। जेनी ने स्माइल किया और कहा, ये विराट सर के लिए एक गिफ्ट है। हमने गलती से आपको कैप्चर कर लिया था, इसलिए इसे कंपनसेशन समझ लीजिए। आहान को उसकी बात पर भरोसा नहीं था, पर फिर भी उसने कहा, अच्छा, अगर ये मेरे लिए गिफ्ट है तो फिर मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगा। ये सुनकर जेनी के चेहरे का रंग उड़ गया, पर उसने अपने आप को संभाला और कहा, ये आपके लिए ही है। अगर आप इसे एक्सेप्ट नहीं करते तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये भले ही कोई बहुत प्रेसियस चीज नहीं है, पर फिर भी बहुत महंगी है। आहान ने मन में सोचा, ये लड़की बिल्कुल सिंपल नहीं है। पता नहीं सच बोल रही है या नहीं, कहीं इसकी वजह से मैं फंस न जाऊं। पर आहान ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और उस पर्ल को वापस पॉकेट में डालते हुए कहा, ठीक है, मैं इसे रख लेता हूं। जेनी ने स्माइल किया और कहा, ऑफ कोर्स, मैं नरेश चोपड़ा से डरती नहीं हूं। आहान उसकी बात का मतलब समझता था, पर फिर भी उसने उसे इग्नोर कर दिया। बल्कि उसने जेनी से पूछा, वो दो लोग जो अभी यहां से गए हैं, वो कौन है? क्या तुम उन्हें जानती हो? जेनी ने कहा, वो लोग वर्मा फैमिली से है। आहान ने पूछा, वर्मा फैमिली से है मतलब? जेनी ये बात सुनकर बहुत सरप्राइज हो गई थी। उसे अंदाजा नहीं था कि आहान वर्मा फैमिली को जानता नहीं होगा। उसने कहा, आप वर्मा फैमिली को नहीं जानते हैं? आहान ने कहा, नहीं, मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना है। ये कोई बहुत पॉपुलर फैमिली है क्या? आहान ने उनके बारे में पहले कभी नहीं सुना था, क्योंकि आहान कुछ वक्त पहले ही मार्शल आर्ट्स में बहुत फेमस हुआ था और खतरनाक फैमिलीज के कांटेक्ट में आया था। अगर वो 2 साल पहले ऐसे कल्टीवेट कर रहा होता तो उसे वर्मा फैमिली के बारे में जरूर पता होता। वर्मा फैमिली मार्शल आर्ट्स में बहुत बड़ा नाम था और उनकी फैमिली में 18 यंग मास्टर्स थे। पर लगभग 2 साल में सारे 18 मास्टर्स एक एक करके हार गए थे। तब से उनकी फैमिली डी ग्रेड होने लग गई थी। धीरे धीरे वो लोग बहुत डर गए थे, इसलिए उन्होंने सबको मार्शल आर्ट्स के कांटेक्ट में आने के लिए मना कर दिया था। कुछ वक्त बाद मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में उनकी रेप्यूटेशन बिल्कुल खत्म हो गई थी, पर डेजर्ट में अभी उनका बहुत नाम था। वहां पर अभी भी उनकी चलती थी। जेनी बहुत सरप्राइज थी। उसने पूछा, क्या आपने हेवन सोर्ड के बारे में सुना है? आहान ने नामे गर्दन हिला दी। उसने कभी भी इस टेक्निक के बारे में नहीं सुना था। वो नाम थोड़ा फेमिलियर था, पर आहान को उसके बारे ज्यादा कुछ नहीं पता था। ये सुनकर जेनी और भी ज्यादा हैरान हो गई थी, पर वो आहान के सामने ज्यादा रिएक्ट नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और आहान से कहा, वर्मा फैमिली डेजर्ट की सबसे पुरानी फैमिली है। वो यहाँ कब आए थे इसके बारे में कोई नहीं जानता। यही एक वक्त था जब मार्शल आर्ट्स की दुनिया में उनका बहुत नाम था, पर फिर धीरे धीरे उनकी रेप्यूटेशन खत्म होने लग गई। अब उनका मार्शल आर्ट्स में तो इतना बोलबाला नहीं है, पर डेजर्ट में अभी भी वो किंग है। सब लोग उनका कहा मानते हैं और उनसे डरते भी है। हेवन सोर्ड उनकी ही एक पावरफुल सोर्ड तकनीक है जो जेनरेशन से पास ऑन होती आ रही है। ये सब सुनकर आहान ने क्यूरियसली पूछा, क्या उनका मार्शल आर्ट्स बहुत पावरफुल है? जेनी ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता है, मैंने भी बस सुना है। अगर सब लोग इतना बोल रहे हैं तो फिर उनका मार्शल आर्ट्स पावरफुल तो होगा ही। आहान समझ गया था कि जेनी को ज्यादा कुछ नहीं पता है, इसलिए उसने भी सवाल करना बंद कर दिया था। उधर दीपाक्षी के घर चौहान हाउस में नरेश बेड पर लेटा हुआ था और दीपाक्षी के दादाजी उसके पास बैठे हुए थे।
नरेश को आहान ने बहुत तेज पंच मारा था, इसलिए उसको कुछ इंटरनल इंजरीज हो गई थी। वो इस वक्त आराम कर रहा था। नरेश ने कहा, हेमराज सर, अगर वो वर्मा फैमिली का फाइटर बीच में नहीं आया होता तो मैं उस लड़के की जान ले लेता। हेमराज ने नरेश की तरफ देखा और कहा, तुम अभी उन सब के बारे में मत सोचो। मैं उसे मारने के लिए किसी और को भेज दूंगा, तुम आराम करो। नरेश को ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने कहा, नहीं सर, उस आहान से बदला तो मैं ही लूंगा। मैं ऐसे अपना नाम खराब नहीं कर सकता हूं। हेमराज ने कहा, अब इस मामले में वर्मा फैमिली भी इन्वॉल्व हो गई है। अब उस लड़के के लिए वर्मा फैमिली से रिश्ते खराब नहीं कर सकते हैं। अगर तुमने फिर कुछ किया तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाएगा। नरेश को ये सब सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर फिर भी उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर कहा, मैं समझ सकता। जब हेमराज ने देखा कि नरेश मान गया है, तब उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, हमारे पास ऐसे 2 लोग हैं जो उसे मार सकते हैं। उन्हें एक बार भेजा गया तो फिर वो हमला करके ही वापस आएंगे। नरेश जानता था कि हेमराज किसकी बात कर रहे हैं, इसलिए उसने कहा, अल्फा को जाने दीजिए। हेमराज हैरान हो गया था। उसने कहा, अल्फा को? ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? नरेश ने जवाब दिया, नहीं, मैंने उस लकड़ी की स्ट्रेंथ देखी है। वो बहुत पावरफुल है, इसलिए उसे हराना आसान नहीं होगा। वैसे भी कोई नहीं जानता है कि वो ग्रैंड मास्टर कब वापस आ जाएगी। नरेश नीतू की बात कर रहा था। एक बार वो और आहान फिर से एक हो गए तो आहान को हराना मुश्किल हो जाएगा। हेमराज भी इसके बारे में जानते थे, इसलिए वो भी सोच में पड़ गए थे। आहान और जेनी उसके होटल आ गए थे। जब वो रिसेप्शन के पास पहुंचे तब एक आदमी उनके पास आया और उसने कहा, जो लेडी आपके साथ आई थी वो चेक आउट करके जा चुकी है। क्या आप भी चेक आउट करना चाहते हैं? ये बात सुनकर आहान हैरान था। उसने पूछा, वो लड़की जो पतली थी और उसके पास एक बैकपैक था, वो चेक आउट क्यों करेगी? स्टाफ ने कहा, यस सर, वो हमें नहीं पता है, आप उनसे ही पूछिएगा। पर उन्होंने रिसेप्शन से चेक आउट किया और चली गई। ये सुनकर आहान के दिमाग में पहला ख्याल नरेश का आया। दीपाक्षी कहाँ चली गई है? क्या वो नरेश के साथ है या फिर किसी नई मुसीबत में फंस गई है? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।